Today we'll learn and discuss about Mansabdar and Jagirdar. This is the topic of मुगल एम्पायर। तो इसमें हम क्या पहले पढ़ेंगे आपको, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एंड क्या है, एज द एम्पायर एक्सपेंड्स टू इनकम्पास डिफरेंट रीजन, द मुगल्स recruited diverse bodies of the people from a small nucleus of the Turkish nobles, Turanis. They expanded to include Iranians, Indian, Muslim, Afghans, Rajputs, Marathas, and other groups. Those who joined Mughal service were enrolled as a mansabdar. तो आपको बेटा यहाँ से आपको लिखना है इसके मनसबदार के बारे में। जहाँ से लिखा है फ्रॉम ए स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ द टर्किश नोबल्स, मतलब जो जो टर्की के लोग थे जिनको तुरानी बोला जाता था, जो ईरान के लोग थे जिनको ईरानियन बोला जाता था, और इंडिया के लोग, इंडिया में जैसे मुस्लिम हो गए, और जो अफगान के लोग ऑलरेडी यहाँ पे आके बस चुके थे इंडिया में, अफगान्स, राजपूत, मराठास एंड अदर ग्रुप, और बहुत सारे रिलीजन के ग्रुप थे। वो सभी ने, जिसने जिसने मुगल एम्पायर ज्वाइन कर लिया, उनको क्या बोला जाता था? मनसबदार बोला जाता था। समझ में आई बात? ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको नोटबुक में लिखना है, और बाद में अगर मनसबदार आता है तो लिखना भी कि मनसबदार जो मुगल एम्पायर में थे कौन कौन थे। तो अगर मुगल एम्पायर में पूछे मनसबदार कौन कौन थे, तो आप आंसर लिख सकते हो कि टर्किश थे, तुरानीज थे, ईरानियंस थे, मुस्लिम, अफगान, राजपूत, मराठा और अदर ग्रुप्स। अंडरस्टूड? अब क्या है कि द टर्म मनसबदार अब आता है कभी कभी, डिफाइन द मनसबदार, आपके एग्जाम में आता है कि मनसबदार के बारे में बताए। तो क्या है? मनसबदार रिफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब, मीनिंग पोजीशन और रैंक। तो मनसब क्या था? एक तरह से पोजीशन या रैंक है। तो जैसे हम लोग टीचर हैं, तो कोई टीजीटी, कोई पीजीटी, कोई पीआरटी है। अब बाहर देखोगे तो कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कोई एसडीएम है, कोई तहसीलदार है। तो इस टाइप में वहां पे जो काम करने वाले थे मुगल एम्पायर में, उसमें एक तरह से रैंक था, मनसब। इट वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जो एक तरह से आपने देख लिया कि मनसबदार था क्या? मनसबदार एक तरह से रैंक था, ठीक है। और वो रैंक क्या देने के लिए था? ग्रेडिंग देते थे। कैसे? उसमें रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जैत। तो रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात। द हायर जात, द मोर प्रेस्टिजियस was the noble's position in court and the larger his salary। तो इसका मतलब क्या? रैंक और सैलरी जो उनको दिया जाता था, वो जो रैंक और सैलरी न्यूमेरिकल वैल्यू, जो नंबर्स में उनको दिया, जैसे मान लो कुछ पैसे दे रहे हैं और रैंक दे रहे हैं, तो उसको जो वैल्यू, जो उसको पैसे में अगर वैल्यू कैलकुलेट कर किया जाता था, तो उसको जात बोला जाता था। तो जिसकी जात ज्यादा होती थी, जिसकी जात ज्यादा होती थी, वो उसका मुगल एम्पायर में सबसे ज्यादा क्या होता था? इज्जत होती थी, उसका पोजीशन बड़ा होता था। मतलब जिसकी जात सबसे जात का मतलब जिसको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, सैलरी ज्यादा मिल रहे हैं, और जिसको रैंक बढ़िया मिल रहा है, उसका जो है वो प्रेस्टिजियस होता था, काफी इज्जतदार होता था उनके दरबार में। तो ये जो चीज है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है, क्योंकि पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैट्स भी आता है, और जिसको नॉर्मली हिंदी में जात भी पढ़ते हैं इसको। और ये चीज आपको मनसबदार यहाँ डिटरमाइन किया हुआ है, और यहाँ पे जात डिटरमाइन किया है, और दोनों एग्जाम में आता रहता है। अब क्या है कि द मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द सवार or cavalrymen. The Mansabdar brought his cavalrymen for review, got them registered, their horse branded, and then received money to pay them as a salary। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जो मनसबदार होते हैं, उनकी क्या होता है कि जो
कैवल जो सवार होते हैं, जो घुड़सवार लोग होते हैं, उनको मेंटेन करना भी उनका काम होता था। वो अपने घुड़सवारों को लाते थे, रजिस्टर करवाते थे, और उसके बदले में वहां पे पेमेंट रिसीव करते थे। ये सब सारी चीजें, तो इसका कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि मनसबदार काम क्या करते थे। अंडरस्टूड। तो मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर्स विच वर समूह। देखिए, जागीर का मतलब क्या होता है कि मनसबदार रिसीव देयर सैलरी एज ए रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर। जागीर क्या था? विच वर समवॉट लाइक अ इक्ताज। तो हमने जब पिछले में पढ़ा था, तो इक्ता के बारे में, इक्ता किसको बोलते हैं मैंने बताया था आप लोगों को। इक्ता क्या था पिछले जो चैप्टर में हमने पढ़ा था? हम्म। हाँ, गुड मॉर्निंग। इक्ता। हाँ, तो ऐस हाँ, तो जो जागीर, जो ये मनसबदार को पैसे कहाँ से मिलते थे? जो जागीर है, जागीर मतलब एक एरिया था, उस एरिया से जितने भी पैसे मिलते थे, वो एक था, जो भी टैक्सेस मिलते थे, उससे इनको क्या किया जाता था? सैलरी दिया जाता था। बट अनलाइक मुक्तीज, मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन एडमिनिस्टर देयर जागीर। दे ओनली, जागीर का मतलब जैसे एक एरिया हो गया, तो उस जागीर को अपने अंडर में करके उसको वहां से जितना भी टैक्स कलेक्शन होता था, उससे वो पेमेंट लेते थे। हैड राइट टू रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट विच वाज कलेक्टेड फ्रॉम देम। तो देखिए, इसमें क्या लिखा है कि जो जागीर था भी मनसबदारों का, वो लोग डायरेक्ट वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते थे, अपने सर्वेंट्स को लगा देते थे, अपने नौकरों को लगा देते थे, और वहां पे वो ही पैसा कलेक्ट करके मनसबदारों को देते थे। आप इसको देखोगे, जो रैंकिंग है, जो जात रैंकिंग है, इसमें आप पढ़ोगे तो नोबल विद जात ऑफ 5000 वर रैंक्ड हायर देन दोज ऑफ 1000। In Akbar's reign, there were 29 Mansabdar with a rank of 5000 Jat. By Aurangzeb's reign, the number of Mansabdar has increased to 79. Would this have meant more? देखिए बेटा, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, कभी कभी एग्जाम में आता है कि औरंगजेब और अकबर में सबसे ज्यादा मनसबदार की रैंक किसमें थी? तो आपका आंसर होगा औरंगजेब के टाइम में। ठीक है, मतलब औरंगजेब के टाइम में मनसबदारों का रैंक ज्यादा था, मतलब ज्यादा से ज्यादा मनसबदार औरंगजेब के टाइम में थे। ठीक है। अब क्या है आपका? मनसबदार themselves served in some part of the country. In Akbar's reign, these jagirs were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of the mansabdar. By Aurangzeb's reign, this was no longer the case. The actual revenue collected was often less than granted sum. यहाँ पे देखो, इसको समझना सिर्फ बेटा, इसका मतलब ये है कि जब अकबर राजा हुआ करता था, तो मनसबदारों को जितनी सैलरी मिलनी चाहिए थी, उतना उनको अपने जागीर से मिल जाता था। ठीक है। लेकिन जब औरंगजेब आ गया, तो औरंगजेब के समय तो मनसबदार तो बढ़ गए, बट जो पेमेंट मिलना चाहिए था उस जागीर से, जितना उनको अमाउंट मिलना चाहिए, जितना वो मेहनत कर रहे थे, वो उतना में नहीं मिलता था, उससे कम ही मिलता था। यहाँ पे ये बात लिखी है। There was also huge increase in the number of mansabdar, which mean a long wait before they received the jagir. These and other factors created a shortage in the number of jagirs. As a result, many jagirdars tried to extract as much revenue as possible while they had a jagir. Aurangzeb was unable to control this development in the last years of this reign of his reign, and the peasantry therefore suffered tremendously. देखिए बेटा, यहाँ पे ये लिखा हुआ, ये बात आपको सिर्फ समझना है, नॉट रिक्वायर्ड टू राइट इन नोटबुक, कि जब अकबर था, तो अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत अच्छा था। उसने जो जितने भी मनसबदार को जागीर दी थी, वो अपना पैसा उनको मिल जाता। बट जब औरंगजेब ने जागीरदार क्या की, मनसबदार तो कर दी, बहुत ज्यादा कर दी। उस समय उसके समय 79 रैंक ज्यादा, 79 मतलब सबसे ज्यादा हो गए, 79 करीब हो गए। तो आपको बस इतना याद रखना कि औरंगजेब के समय मनसबदार ज्यादा थे। तो मनसबदार तो ज्यादा हो गए, बट हुआ क्या कि ज्यादा होने के बाद ये क्या कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और जब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो क्या हो रहा था कि ये जो जागीरदार हैं, जो मनसबदार थे, उनको जागीर नहीं मिल पा रही थी। जागीर मिलती थी भी तो बहुत लेट से मिलती थी। और उसके बाद वो लोग क्या करना शुरू कर दी, जो मनसबदार थे, एक्सप्लॉइटेशन करने लग गए, क्योंकि उनको पैसा नहीं मिलता था।
तो किसानों से जबरदस्ती से और ज्यादा एक्स्ट्रा टैक्स लेना शुरू कर दिया। ये बात सबको समझ में आ गई। इसको मनसबदार जो मैंने अभी आपको बताया कि ये मनसबदार क्या, हाँ मनसबदार, मनसबदार एंड जागीरदार मैंने आपको बता दिया कि मनसबदार क्या होता है, जागीरदार क्या होता है, मनसब क्या होता है, जागीर क्या होता है। मनसब का मतलब हो गया रैंक, और जागीर का मतलब हो गया जो एरिया है, जिस जिस एरिया पे वो लोग क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जब्त एंड जमींदार। जब्त और जमींदार क्या होता था, ठीक है। तो क्या है कि the main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry। तो आपको सबको पता है कि जो भी इनकम का सोर्स होता है वो हमेशा रेवेन्यू ही होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट का, तो जो भी हमारा इनकम का सोर्स है वो कहाँ से होता है, रेवेन्यू। और वो कहाँ से होता है, टैक्सेस से होता है। जो टैक्स किस पे लगाते हैं, आप पीजेंट्री पे लगाते हैं। पीजेंट्री मतलब किसानों के ऊपर, या तो बिजनेसमैन के ऊपर, या तो जो जॉब करता है उनके ऊपर। तो ऐसे ही उस समय भी टैक्सेस लगते थे, जैसे कि आज के डेट में भारत सरकार भी हमारे ऊपर टैक्सेस लगाती है और पैसे लेती है। तो इन मोस्ट प्लेसेस peasant pay taxes through the rural elites, that is the headman or the local chieftain. The Mughals used to term jamdars to describe all intermediaries, whether they were local headmen of village or powerful chieftains। देखिए बेटा, ये जो यहाँ पे एक का मतलब ये है कि जो जमींदार लोग होते थे, एक तरह से जैसे गांव में मुखिया होते हैं आज के डेट में, उस समय जो गांव में लोग होते थे, जो मुखिया होते थे, वो क्या करते थे, जब से देखो ये पिक्चर दिखा है कि ये मान लो ये मुखिया है, और ये जो है सभी किसानों से टैक्स कलेक्ट कर रहा है और सभी से पैसा ले रहा है। ठीक है, तो ये क्या होते थे, गांव के थोड़ा सा सम्मानित लोग होते थे, इनके पास पैसा रुपया होता था, सब कुछ पावर भी होते थे, तो इनको जमींदार बोला गया था। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे पैसे ले रहे हैं और भूखे नंगे, मतलब सबसे पैसे ले रहे हैं। देखो यहाँ पे दो लोग हैं बिल्कुल भिखारी जैसे हो रखे हैं, इनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी ये इनसे टैक्स लेने की वजह से इनको मार पीट के भी इनसे पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आई बात। तो ये लोग जमींदार थे, जो क्या करते थे, पैसे लेते थे किससे, किसानों से, टैक्स लेते थे किसानों से। तो जो किसानों से टैक्स लेता था उसको क्या कहा जा रहा था, जमींदार। अंडरस्टूड। सब कुछ सुनाई दे रहा है बेटा। ओके, ओके, ओके। ये बेटा यहाँ पे देखो, अभी यहाँ यहाँ पे लिखना आपको जो है ना, अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर। देखो यहाँ पे ये लिख लेना जो जमींदार है, यहाँ से सिर्फ इतना ही लिखना, जमींदार किसको बोलते हैं, जमींदार टू डिस्क्राइब ऑल द इंटरमीडिएटरीज वेदर दे वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेज एंड पावरफुल चीफेन। तो वो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थे, जो क्या करते थे, पैसे के टैक्स कलेक्ट करते थे, उनको जमींदार बोला जाता था। तो जमींदार का डेफिनेशन आप यहाँ से यहाँ तक लिख लोगे। अब हम पढ़ेंगे अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर। देखिए जैसे हमारा अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इंडिया में, हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, किसी को पता है। वेरी गुड। तो ये निर्मला सीतारमण है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। तो अकबर के जो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे बोला जाता था, उनको रेवेन्यू मिनिस्टर बोला जाता था। तो जो अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे उनका नाम था टोडरमल। ठीक है, टोडरमल का क्या है कि बहुत नाम फेमस है, क्योंकि वो जमीन जो फर्स्ट टाइम उन्होंने जमीन को नपवाया था, मेजरमेंट करवाया था, और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लोगों से पैसा लिया जाता था। जिसके पास ज्यादा जमीन होती थी उससे ज्यादा पैसे लेते थे, जिसके पास कम होती थी उससे कम पैसा लेते थे। और उससे पहले, अकबर से पहले जितने भी लोग थे उन्होंने ऐसा काम नहीं किया था, इसलिए टोडरमल का नाम याद रखना कि टोडरमल बहुत फेमस क्या थे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे, और किसके थे, अकबर के। Out a careful survey of the crop yield, price and areas cultivated for a 10 years period। मतलब टोडरमल पहले एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने क्रॉप यील्ड मतलब जितने फसलें पैदा होती थी, उनके प्राइस और उनका एरिया जितना उन्होंने कल्टीवेट करते थे, वो सब सारी चीजों का उन्होंने मेजरमेंट करवाया था, सर्वे करवाया था। 1517 टू 1580, 1517 से 1517 से लेके 1580 तक, मतलब 10 ईयर्स के बीच में उन्होंने ये सब सर्वे करवाया था, पता करने के लिए कि किसके पास कितनी जमीन है और किसके पास कितने पैदावार होता है और किसके पास कितना क्या हुआ पैसे आए जब वो बेचने के बाद। ये सब सारी चीजें वो करवाया था टोडरमल ने।
तो आपको ये पॉइंट यहाँ से लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन द कैश, ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स with its own schedule for offer revenue rates of the individual crops. This revenue system was known as a जब्त। तो यहाँ से बेटा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो मान लो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और यहाँ तक बिल्कुल नीचे तक आपको लिखना है। आपको जब्त समझ में आ गया? उन्होंने क्या किया, अभी देखो जब्त किसको बोलते हैं, कि टोटल मिल ने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा, कौन से डाटा पे, क्रॉप यील्ड, प्राइस एंड एरिया, इस डेटा के आधार पे उन्होंने क्या कर दिया, टैक्स वाज फिक्स, टैक्स को फिक्स कर दिया सभी किसानों के ऊपर, और कैश के रूप में यानी क्रॉप को बेच के पैसे देना था। एंड ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड, और जितने भी राज्य थे, जितने भी एरिया थे, उनको रेवेन्यू सर्कल के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया, और क्या कर दिया गया, सबका रेट फिक्स कर दिया गया। और रेवेन्यू, और इसी रेवेन्यू सिस्टम को, जब प्रोविंसेस को रेवेन्यू सर्कल में डिवाइड कर दिया गया, किसके लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए, तो इस सिस्टम को क्या बोला जाने लग गया, जब्त बोलना चलने लगा। तो बोलते ना, दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज ए जब्त। जैसे आज हमारा डे, आज हमारे कंट्री में जैसे स्टेट है, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बाद उसमें कुछ टाउन है, टाउन के बाद विलेज है, तो ऐसे उन्होंने क्या किया, पूरे एरिया को एक रेवेन्यू सर्कल में डिवाइड कर दिया, पता करने के लिए कि कौन से रेवेन्यू सर्कल से कितने पैसे आ रहे हैं। तो इसी सिस्टम को क्या बोला जाने लग गया, जब्त। क्या बोला जाने लग गया, जब्त। तो जब्त सबको समझ में आ गया, जब्त क्या है। वेरी गुड। तो इसको आपको, आपको बेटा यहाँ से, जो मैंने देखो यहाँ पे लिखा ना जब्त, वेरी गुड। यहाँ पे जब्त और जमींदार लिखा है, तो आपको जब्त का मीनिंग समझ में भी आ गया और जमींदार का भी मीनिंग समझ में आ गया। और इसी को लिखना है, जब जमींदार का यहाँ लिख लेना जो मैंने अभी बताया है, और जब्त, जो जब्त के बारे में लिखना है, तो जब्त का एक रेवेन्यू सिस्टम है, और उसको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम आगे पढ़ेंगे। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, दिस वाज नॉट पॉसिबल प्रिंसेस, ये सब चीजें क्या हुआ, इसमें लिखा है कि जो चीजें ये हुई थी, और ये गुजरात और बंगाल में नहीं हो पाई थी, जो जब्त सिस्टम था ये सिर्फ इस एरिया में हुआ था। जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली से सटा हुआ जो यूपी का एरिया है, ये सब एरिया में हुआ था, लेकिन हर जगह ये सिस्टम लागू नहीं हुआ था। अब हम देखेंगे, इन द सम एरियाज द जमींदार एक्सरसाइज a great deal of the power. The exploitation by Mughal administrators could drive them to rebellion. Sometimes zamindars and peasantry of the same caste allied in the rebelling against Mughal authority. These peasant revolts challenged the stability of the Mughal Empire from the end of the 17th century. इसमें ये बोला गया है कि आप जैसे जमींदार को मुगलों ने क्या किया, जमींदार रख लिया। जमींदार का काम था किसानों से पैसा लेना, लेकिन कभी कभी कुछ एरिया में जो जमींदार थे वो किसानों से इतना पैसा ले लेते थे और इतना पावरफुल हो जाते थे कि वो खुद अपना एक सेना बना लेते थे, और किसानों को भी अपने में शामिल कर लेते थे, और मुगल एम्पायर के खिलाफ क्या करते थे, अटैक कर देते थे मुगल एम्पायर के खिलाफ, और अपने आप को एक अलग से राजा घोषित करने लग जाते थे। तो ऐसे कंडीशन 17th सेंचुरी में शुरू हो गई औरंगजेब के टाइम में, कि जो जमींदार है वो टैक्स तो कलेक्ट करते थे, बट मुगल एम्पायर को देने से मना करने लग गए थे, और अपने आप को एज उस एरिया का एज ए किंग समझने लग गए। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि किस लिए। अब ये रीजन है कि किस लिए मुगल आता है, कि मुगल एम्पायर खत्म क्यों हो गया। तो मुगल एम्पायर को खत्म होने के पीछे एक और ये रीजन है कि मुगल एम्पायर में जो जमींदार थे उन्होंने क्या किया, पैसे कलेक्ट करके खुद पावरफुल बन गए, और पावरफुल बनने के बाद उन्होंने मुगल एम्पायर के अगेंस्ट में खड़ा होना शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बुक है बेटा, यहाँ पे सिर्फ इतना ही आपको समझना है। एक बुक है अकबरनामा और आईने अकबरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को पता होगा कि जो अबुल फजल थे, अकबर के एक बहुत बड़े दोस्त भी थे और एक बहुत बड़े राइटर भी थे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि आपको एक बात पता है, अकबर पढ़ा लिखा था कि नहीं पढ़ा था, किसी को पता है ये बात, कि अकबर पढ़ा लिखा था कि नहीं पढ़ा लिखा था। वेरी, ठीक है, वे
ओके, वेरी गुड। तो नाउ लेट मी टेल यू कि अकबर वाज अ इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब क्या होता है? निरक्षर। निरक्षर थे वो। अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब अकबर बहुत छोटा था तो उसका फादर जो हुमायूं है वो भाग गया था अफगान। और फिर बाद में बहुत 11 साल का, 11-12 साल का था तभी उसको एज ए किंग बना दिया गया था पानीपत के फर्स्ट वार में। तो उस पढ़ा लिखा नहीं था, उसको पढ़ना लिखने नहीं आता था। तो उसके लेकिन जो उसके साथ में रहते थे, जो उसके नवरत्न थे, वो सारे, कोई संगीत में कोई म्यूजिक में विद्वान था, कोई राइटिंग, बहुत बड़ा राइटर था, कोई बहुत बड़ा कवि था। इस टाइप के लोग थे, जैसे तानसेन थे, रहीम थे, इसके साथ बीरबल थे, अबुल फजल थे। ऐसे ऐसे लोग इनके दरबार में रहते थे जो बहुत स्कॉलर थे, बहुत बड़े विद्वान थे। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अकबर, इसमें से सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अकबरनामा एक बुक है और आईन अकबरी एक बुक है। इसको अबुल फजल ने लिखा है, ठीक है। तो इन पूरे चीज में आपको इसी मतलब, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आपके अपने बुक में ये लिखना है कि अकबरनामा और अबुल फजल was written by the, sorry, Akbarnama and Ain Akbari. These are the two books, and these books were written by the Abul Fazl. Akbar ordered one of the close friends and courtiers, Abul Fazl, to write a history of his reign. तो देखिए, अबुल फजल को बोला गया, अकबर ने बोला कि अबुल फजल, मेरे फ्रेंड, मेरा जो रेन है, जो मेरा शासन है, उसके बारे में एक लिखो, ठीक है। तो अबुल फजल रोड 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर, अकबर रेन। तो उसने, अबुल फजल ने क्या किया, 3 वॉल्यूम हिस्ट्री के 3 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम का मतलब 3 बुक्स उसने लिखना शुरू किया। एक उसका टाइटल क्या रख दिया? अकबर नामा। अंडरस्टूड? द फर्स्ट वॉल्यूम डील्ड विद द अकबर्स एंसेस्टर्स एंड द सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ द अकबर रेन। मतलब जो फर्स्ट बुक था, उस फर्स्ट बुक में लिखा गया था कि अकबर का एंसेस्टर, मतलब जो भी अकबर का जो एक तरह से डायनेस्टी है उसके बारे में सब लिखा उसने। और दूसरे में उसने क्या किया, अकबर ने जो शासन किया था कैसे, उसके बारे में लिखा। और थर्ड वॉल्यूम का नाम है आईने अकबरी, जिसमें उसने अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा, उसके हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यूज एंड जियोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर। तो उसने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो ये बस आपको इतना ही यहाँ पे पता करना है बेटा, याद होना चाहिए कि अकबरनामा एंड अबुल फजल किसके द्वारा लिखी गई थी, सॉरी, अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा, ठीक है। अब हमने, अब क्लोजर लुक अबाउट अकबर पॉलिसी। जो जो अकबर पॉलिसी था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको इस, जो मैंने अभी ये जो टॉपिक पढ़ाया, एक तो आपको अकबरनामा आईने अकबरी बता दे। क्या बेटा? हाँ, रेवेन्यू का मतलब होता है पैसे। जैसे बेटा आपके घर में मान लो आपके फादर सर्विस कर रहे हैं, तो आप वो जो पेमेंट लेके आएंगे तो आपका एक तरह से रेवेन्यू हो गया। तो क्या हो गया? वो जो इनकम है वही रेवेन्यू है। समझ में आ गई बात? ओके, तो अब हम पढ़ेंगे ये क्लोज लुक अकबर पॉलिसी। अकबर पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, जो जरूरत रहे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आई विल टेल यू। बाकी सब समझना है और कुछ चीजें लिखनी है। सारी की सारी बुक से आपको नोटबुक में उतारने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या है, द ब्रॉड फीचर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय अकबर वर इलाबोरेटली डिस्कस्ड बाय द अबुल फजल इन हिज बुक अकबरनामा एंड आईने अकबरी। तो इसको कोई जरूरत है नहीं, आपको मैंने पहले ही बता दिया, अकबरनामा और आईने अकबरी में जो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। तो नॉट रिक्वायर्ड टू राइट दिस पैसेज। Abul Fazl explained that empire was divided into provinces called सूबास। यहाँ से आपको लिखना है, अबुल फजल ने अपनी बुक में लिखा है कि उसके पूरे एम्पायर को, पूरे साम्राज्य को प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था। और इस प्रोविंसेस को, जैसे हम आज स्टेट बोलते हैं, उस समय उसको क्या बोला जाता था? सूबा बोला जाता था। सूबा बोलते हैं ना, कि आप लोगों ने कभी सुना भी होगा एक कौन से सूबे का आदमी है। तो जो उसको, एरिया को, उस प्रोविंसेस को सूबा बोला जाता था। एंड गवर्न बाय द सूबेदार। और उस एरिया को जो गवर्न करता था उसको हम क्या बोलते थे? सूबेदार। तो अगर आप सोचोगे, तो जैसे आज के डेट में हमारा स्टेट है और स्टेट को गवर्न करता है गवर्नर, तो उस समय वो स्टेट एज ए सूबा था, और जो आज का गवर्नर है उस समय का क्या था? सूबेदार था। समझ में आ गई बात?
हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन, उसका काम था पॉलिटिकली भी था मिलिट्री भी था, मतलब जितने भी उनके आर्मी थे, जितने भी लड़ने वाले लोग थे, सभी को कंट्रोल करना उसका काम था। ईच प्रोविंस आल्सो हैड ए फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान, और जो फाइनेंशियल ऑफिसर था, जैसे आज के डेट में स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, स्टेट में, वैसे ही उस समय जो फाइनेंशियल ऑफिसर था उसको बोला जाता था दीवान, जो पैसे रुपए का पूरा हिसाब किताब रखता था। सबको बात समझ में आ गया कि सूबा किसको बोला जाता है और दीवान किसको बोला जाता है? ओके। एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पीस order in his province, the Subedar was supported by other officers such as a military paymaster बख्शी। तो क्या था कि जो बख्शी था, जिसको हम मिलिट्री पे मास्टर भी बोलते थे, तो एक तरह से क्या करता था, उस सूबे में कोई भी पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, जैसे हमारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, तो क्या करते हैं, उस एरिया का पूरा पीस एंड ऑर्डर चाहे जो भी है सब कुछ वो मेंटेन करते हैं। तो उस समय के जो सुपरिटेंडेंट थे वो क्या थे, बख्शी थे, उनको बोला जाता था बख्शी। ठीक है। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनोज, जिसको हम सद्र बोलते हैं, इनको मिलिट्री कमांडर्स फौजदार एंड द टाउन पुलिस कमांडर कोतवाल। देखो बेटा, यहाँ पे सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। मैं एक वन बाय वन फिर से मैं बता देता हूँ कि जो स्टेट था उसको सूबा बोला जाता था, जो आज के डेट में गवर्नर है वो सूबेदार था, जो फाइनेंशियल ऑफिसर था, जो पैसे रुपए का सब कुछ देखता था, उसको दीवान बोलते थे। एंड अब इसकी बात लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने जो करता था उसको बख्शी बोला जाता था। जो रिलीजियस जो धार्मिक चीजें सब कुछ देखता था उसको सद्र बोलते थे। और जो मिलिट्री कमांडर था, जो बहुत बड़ा मिलिट्री और उसका कमांडर है, तो उसको फौजदार बोलते हैं। इसको याद करने के लिए आप सिंपल याद कर सकते हो कि जो आज के डिफेंस में रहता है उसको हम फौजी बोलते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं फौजी है फौजी है। तो उस समय को जो फौजी का मेन कमांडर था उसको फौजदार बोला जाता था। और जो टाउन पुलिस था, जो टाउन में, जैसे आज के डेट में भी बहुत जगह कोतवाली होती है, तो जो टाउन एरिया में पुलिस कमांडर होता था उसको हम कोतवाल बोलते थे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो चीज है, इसको मैं सिर्फ एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि नूर। बेटा अभी जो मैंने आपको सारी बातें समझाई, जो वर्ड बताया, सबको समझ में आ गया? बख्शी, सद्र, फौजदार, कोतवाल। हाँ, तो ये आपको वेरी गुड। आपको यहाँ से लेकर, ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेकर और अभी जो मैंने आपको बताया यहाँ तक पूरा का पूरा लिखना है नोटबुक में। जब आप लिखोगे एक क्लोजर लुक अकबर पॉलिसी का क्लोजर लुक क्या था, तो इसमें आप इन सब चीजों को लिखोगे। अब हम बात करते हैं नूर जहां इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट। तो आप सभी को पता है कि जो जहांगीर था, जहांगीर की जो वाइफ थी उसका नाम था नूरजहां। नूरजहां का एक और नाम था, किसी को पता है? जहांगीर, देखो बेटा, जहांगीर का भी एक और नाम था और एक नूरजहां का भी एक अलग नाम था। किसी को पता है तो क्या हाँ, जहांगीर का तो सलीम था, बता दिया आपने, और नूरजहां का क्या नाम था? वे, वेरी गुड। तो नूरजहां का था नाम मेहरुनिशा था। ठीक है। जबकि ये जो मेहरुनिशा था, तो मैं एक बार बता देता हूँ, जो सलीम था वो तो जहांगीर बन गया, राजा बन गया। ठीक है। जो मेहरुनिशा थी, इसका ऑलरेडी एक शादी किसी के साथ हुई थी, बट वो क्या हुआ था कि जिसके साथ उसकी मैरिज हुई थी वो मर गया था। अब किसी ने उसको मारा था कि मरवाया था वो हमको पता नहीं है, हिस्ट्री में नहीं लिखा हुआ है कि ये किसने मारा था। लेकिन मेहरुनिशा क्या थी कि इतनी सुंदर थी कि क्या किया अकबर ने, सॉरी, ये जहांगीर ने उसके साथ शादी कर ली थी। जबकि अकबर उसका फादर था, उसने मना किया था, फिर भी उसने इसके साथ मैरिज कर ली। तो ये क्या कि जहां बाद में जब शादी हो गया तो इसने इसका नाम क्या रख दिया, जहांगीर ने इसका नाम रख दिया नूरजहां। ठीक है। नूर का मतलब होता है सुंदर और जहां का मतलब होता है दुनिया। तो नूरजहां का मतलब होता है वर्ल्ड में सबसे सुंदर। सबको समझ में आ रही बातें? हाँ, तो ये मैं, हाँ, तो इस पे क्या हुआ, नूरजहां का जागीर, जो जहांगीर का कोर्ट था दरबार में, उसमें कुछ चीजें थी, हम आपको पढ़ के समझाएंगे। मेहरुनिशा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन द 1611 एंड रिसीव द टाइटल नूरजहां। नूर का मतलब होता है क्या, सबसे प्यारा। पता है सबको? नीडा, पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नूर?
रिमेन एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्क। और वो क्या थी, बहुत स्मार्ट थी। वो क्या करती थी, जहांगीर को क्या करती थी, सपोर्ट करती थी काम करने में। एज अ मार्क ऑफ द ऑनर, जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन्स बियरिंग हिज ओन टाइटल ऑन हिज वन साइड एंड अदर इंस्क्रिप्शन स्ट्रक इन द नेम ऑफ द क्वीन बेगम नूरजहां। तो उसने क्या किया, इसका नाम को जो क्वाइंस होते हैं ना, क्वाइंस के ऊपर भी इसने उसके नाम को छपवाया था। The adjoining document is an order फरमान of नूर जहां द स्क्वायर सील स्टेट। देखिए बेटा, इसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे इतना ही समझ में आना चाहिए कि जो नूर जहां थी, नूर जहां का बहुत ज्यादा किसके ऊपर इफेक्ट था, जहांगीर के कोर्ट में सबसे ज्यादा उसका इफेक्ट है। इसीलिए जितनी भी क्वीन हुई थी, जितनी भी बेगम हुई थी, उसमें नूरजहां का नाम हिस्ट्री में आता है, बाकी किसी का नाम हिस्ट्री में नहीं आता। जब जहांगीर की बात करते हैं तो नूरजहां की बात किया जाता है। समझ में आ गई बात, ये लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने की बात थी। आपको समझ में आ गया होगा कि नूरजहां का जहांगीर के कोर्ट में काफी दबदबा था, काफी उसका डिसीजन लेती थी बहुत सारी बातों पे। ठीक है, तो हम और कितना है, हाँ, तो हम इसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा आपको। अभी यहाँ तक जो नूरजहां की बात है, नूरजहां तक मैंने आपको बता दिया। इसके आगे का जो क्लास है वो कर लिया जाएगा। और अभी तक किसी को डाउट है